हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज, इसमें आज हम लोग पार्ट 13 कर रहे हैं। पार्ट 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो चल रहा है, इसका एक पार्ट पढ़ चुके थे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आज हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ने से पहले जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो ये जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 12 में एनीमिया, ये एनीमिया का कॉन्सेप्ट मैंने इस स्लाइड में समझाया था। थोड़ा एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात होगी। एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है, तो ब्लड की कमी होती है। सर, क्या चीज़ की कमी हो जाती है? मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। अच्छा, ब्लड में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आरबीसीज की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया कहते हैं। एंड आरबीसी में किस चीज़ की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का हीम वाला पोर्शन, जैसे आयरन है, तो आयरन की कमी अगर हो जाए, अगर आयरन की कमी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। करेक्ट। अगर आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया है तो उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। और है जो कि आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए और उसके मैच्योरेशन के लिए ज़रूरत होता है, विटामिन B12 एंड विटामिन B9। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं एंड विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन B12 एंड B9 की कमी से क्या होगा? चूंकि ये मैच्योरेशन फैक्टर है, आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है, तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो जब विटामिन B12 या B9 की कमी होती है तो उससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, हाँ। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो होगी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमने देखा था कि आरबीसी यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा बड़ा एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनने लग जाते हैं और वो इमेच्योर रह जाते हैं, जो कि किसके कमी से होता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मतलब B9 की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। जिसमें फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। कैसे कैसे होती है फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हमने बताया। फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, फिर क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ेंगे, यानी आयरन की कमी से होने वाली बीमारी। आयरन की कमी से होने वाली खून की कमी को हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो क्या है भाई? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। सबसे ज़्यादा कॉमन अगर दोनों में पूछा जाए कि ज़्यादा कॉमनली कौन सा देखा जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। यानी आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया को एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। समझ गए? हाँ। इट ऑकर्स व्हेन बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन। ये तब होता है जब आपके बॉडी में एनफ मात्रा में आयरन नहीं होते हैं, तब होता है। यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये एनीमिया का सबसे कॉमन टाइप है। इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी डजंट हैव एनफ आयरन। जब बॉडी में एनफ आयरन यानी जितना जरूरत है उतना आयरन नहीं हो, विच बॉडी नीड्स टू मेक हीमोग्लोबिन। पता है ना, आयरन के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो जितना जरूरत है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उतना आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्या रहा है? व्हेन देयर इज नॉट एनफ आयरन इन द ब्लड, अगर एनफ आयरन नहीं है ब्लड में, रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन नॉट गेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट नीड्स। पूरे बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए नहीं दे पाएंगे। कारण, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बनाता कौन है? आयरन। अगर आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर हो जाएंगे, जिससे वीकनेस लगेगा, हर समय फटीगनेस लगेगा, थकावट लगेगा। एनीमिया का सबसे पहला लक्षण ही यही है खून की कमी का, कि आपको थकावट फील होता है। ऑलवेज ऑलवेज टायर्डनेस फील होगा, बहुत जल्दी थक जाओगे, लेजीनेस होता है ना। यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब होता है? यह तब होता है जब शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता है, जिसकी आवश्यकता हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होती है। अगर पर्याप्त आयरन नहीं है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है, तो होता है जब रक्त में आयरन की कमी होती है। जब रक्त में आयरन की कमी होती है तो शरीर के अन्य हिस्सों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। शरीर के अन्य हिस्सों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उसको हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। करेक्ट, हाँ। इट ऑकर्स, ये तब होता है व्हेन देयर इज लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड। यह तब होता है जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। याद कीजिएगा,
जैसे रेड ब्लड सेल नॉर्मल इतना लाल लाल दिख रहा है, लेकिन जब आयरन की कमी हो जाएगी, अच्छा रेड ब्लड सेल लाल क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब होता है वर्णक, यानी जो रंग प्रदान करता है। पूरे रेड ब्लड सेल को लाल रंग हीमोग्लोबिन ही देता है, और यही हीमोग्लोबिन है जो पूरे रक्त को लाल रंग देता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में थोड़ा सा रेड ब्लड सेल में लाल रंग की कमी हो जाएगी, थोड़ा पिंक कलर का हो जाता है ना? हाँ, दिख रहा होगा आपको। तो इसके कारण क्या क्या है सर? ईटियोलॉजी क्या क्या है देखिए। ईटियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण यहाँ पर क्या होता है? इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, यानी डाइट के माध्यम में जो आयरन रिच फूड है बहुत कम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है। नॉट गेटिंग एनफ आयरन रिच फूड्स, आयरन रिच फूड्स अगर नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, आयरन रिच फूड अगर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, लाइक मीट, बीन्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि जो आप एनफ आयरन रिच फूड्स जैसे मीट, बीन्स, लीफी ग्रीन्स मतलब हरी सब्जियां, पालक वगैरह होता है, मीट वगैरह होते हैं, उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आयरन का अच्छा सोर्स होता है, तो हो सकती है। यानी अपर्याप्त आहार, मांस, बीन्स या हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि आयरन से भरपूर भोजन लेना ना लेना। इंक्रीज आयरन नीड, कई बार होता है बॉडी में आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी का कंडीशन है, वहाँ पर होता है एक जिस्म दो जान, यानी एक ही शरीर में दो जान पल रहा होता है, एक बच्चा भी है और एक माँ भी है ना? हाँ, तो वहाँ पर आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में महिलाओं को जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में आयरन की कमी होना ही है, तो आयरन की गोली, फॉलिक एसिड की गोली चलती ही है ना? हाँ, तो इंक्रीज्ड आयरन नीड्स सर्टेन लाइफ स्टेजेस, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। मेंस्ट्रुएशन, यानी जो पीरियड्स होते हैं उस समय पे ब्लड लॉस होता है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन और इंक्रीज द बॉडी नीड्स फॉर आयरन, आयरन की बॉडी नीड बढ़ जाती है छोटे बच्चों में भी, जब बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा होता है तो, है ना? इसीलिए कहता है छोटे बच्चों को हरे साग सब्जियाँ खाना चाहिए, उससे बॉडी में अच्छे ग्रोथ वगैरह देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर क्या क्या मेन कारण था? इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, यानी सही मात्रा में आयरन रिच फूड नहीं लेना, और दूसरा है अगर आयरन की डिमांड बढ़ जाए, बॉडी में नीड बढ़ जाए, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान या रैपिड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में जो ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में। यानी कि क्या बोल रहा है हिंदी में देखो तो, आयरन की बढ़ी हुई आवश्यकता जीवन के कुछ चरण जैसे गर्भ अवस्था, मासिक धर्म या बच्चों में तेज क्या कहते हैं बढ़वार के समय, यानी कि जो ग्रोथ फेज होता है, शरीर में आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है। हाँ, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है एनीमिया होने का, ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, है ना? अब वो ब्लड लॉस किसी कारण से भी हो सकता है, जैसे लूजिंग ब्लड थ्रू हैवी मेंस्ट्रुएशन, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है फाइब्राइड या सिस्ट होने की वजह से, है ना? हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग यानी अल्सर या हेमोरॉइड्स, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब है अल्सर या हेमोरॉइड होने की वजह से, जिसमें हेमोरॉइड मतलब होता है पाइल्स यानी बवासीर, या फिर अल्सर होने की वजह से भी ब्लड लॉस होता है। इंजरी कैन लीड टू आयरन डेफिशिएंसी, मान लो कोई चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। यानी भारी मासिक धर्म, अंतरिक्ष रक्तस्राव जैसे अल्सर या बवासीर या छोटे के चोट के कारण आयरन की कमी हो सकती है। पुअर एब्जॉर्प्शन, एक कारण आपका पुअर एब्जॉर्प्शन भी है। पुअर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या समझे भाई? पुअर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अगर जैसे कंडीशंस लाइक सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज मतलब क्या होता है कि जो आपका जो सही से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, ठीक है? हाँ, जैसे क्रोन्स डिजीज, क्या कहते हैं, और सर्जरी ऑन द स्टमक, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गए, या फिर आपके क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन, जहाँ पे मतलब एब्जॉर्प्शन होना है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया। क्रोन्स डिजीज में एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है, ठीक है? हाँ, जैसे स्टमक में सर्जरी हुई, या इंटेस्टाइन कैन रिड्यूस द बॉडी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, यानी किसी कारण बस आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक कारण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का, ठीक है? हाँ, यानी कम अवशोषण होना। सीलिएक डिजीज, क्रोन्स डिजीज या पेट या आंत की सर्जरी जैसी स्थितियां शरीर की भोजन से आयरन अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देती हैं, ठीक है? अब कुछ क्रोनिक डिजीज हैं, लॉन्ग टर्म कंडीशंस, कुछ लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं जैसे कैंसर, है ना? कुछ लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, लॉन्ग टर्म इलनेस लाइक कैंसर और किडनी डिजीज कैन लीड टू लो आयरन लेवल, जिससे आयरन लेवल लो हो जाता है।
यानी कुछ दीर्घकालिक रोग हैं जैसे कैंसर या किडनी रोग जैसी लंबी बीमारी से आयरन का स्तर कम हो सकता है। ठीक है। कुछ मेडिकेशन भी हैं, कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपकी चीज़ें को करती हैं, जैसे आपका सर्टेन मेडिकेशंस लाइक प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, जैसे प्रोटोन पंप इनिबिटर पीपीआईज है ना, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, एंटा एसिड्स कैन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। यस, कुछ प्रोटोन पंप इनिबिटर्स और एंटा एसिड क्या होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक किसी को जैसे पेंटोप्राजोल वगैरह लंबे टाइम तक चला देंगे, उसको एनीमिया होना तय है, क्योंकि ये आयरन का विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। यानी कुछ दवाइयां हैं जैसे प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल, रिबेप्राजोल, ये सब हो गए। कुछ एंटासिड हैं जो आयरन के अवशोषण को कम कर सकती हैं। राइट। हाँ, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि आपके इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण, जैसे वीकनेस यानी कमजोरी, है ना, वीकनेस यानी कमजोरी, पेल स्किन यानी पीली त्वचा, है ना, पीली त्वचा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, है ना, स्ट्रेंज क्रेविंग्स टू ईट आइटम्स विदाउट नो न्यूट्रिशनल फूड। मतलब इसमें सबसे पहली बात है इसकी कमजोरी, इसका जो कोई भी एनीमिया हो उसमें कमजोरी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है भाई कमजोरी तो लगेगी, क्योंकि एनर्जी नहीं बनेगा। पेल स्किन यानी पीली त्वचा होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, स्ट्रेंज क्रेविंग टू ईट आइटम्स विथ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी अजीब गरीब खाना, जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जंक फूड वगैरह खाने की, यानी अजीब क्रेविंग्स होना, पोषण मूल्य वाले न होने वाले चीज़ों को खाने की इच्छा प्रकट होना, टंग स्वेलिंग और सोरनेस यानी जीभ में सूजन या दर्द जैसा महसूस होना, कोल्ड हैंड्स एंड फिट्स, हाथ पैर ठंडे होना, फर्स्ट एंड इरेगुलर हार्टबीट, तेज या अनियमित हृदय गति होना, ब्रिटल नेल्स यानी भंगुर नाखून होना, एंड हेडेक, सिर दर्द होना। ये कुछ हैं जो कि आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि आपके एनीमिया के हैं। ठीक है, इसमें से आप मुख्य जो है, जरूरी नहीं कि सारा लिख पाओ, लेकिन जितना लिख पाओ आपको याद रहे, जैसे कमजोरी होना, त्वचा पीली पड़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें फूलना। कई डॉक्टर्स होते हैं जो जीभ देख के, आंखें देख के बता देते हैं कि एनीमिया है, खून की कमी है, कितना हीमोग्लोबिन होगा। स्ट्रेंज क्रेविंग्स टू ईट आइटम्स, जो कि खराब, मतलब कोई नो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड को खाने की क्रेविंग होना, जीवों में स्वेलिंग होना और हाथ वगैरह पैर ठंडे हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, नेल्स भी कमजोर हो जाते हैं, नेल्स भी थोड़ा सा भंगुर हो जाते हैं, बहुत इजीली टूटने लगते हैं, हेडेक होना, ये कुछ है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है सर? ट्रीटमेंट ऑफ IDA में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड में आयरन रिच फूड्स खाइए, ऑल्सो कंटेन विटामिन C इन दैम ड्यू टू आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी कि आयरन रिच फूड्स खाइए और विटामिन C, क्योंकि विटामिन C आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ना। हाँ, तो और रेड मीट मतलब समझ रहे हो, जैसे बीफ वगैरह होता है या फिर जो मटन वगैरह होते हैं वो सब आते हैं इसमें, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह होते हैं, डार्क ग्रीन लीफी, मतलब ओवरऑल आयरन होता है नॉनवेज वगैरह में भी। ड्राइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपके जो हरे साग सब्जी हैं, पत्ते हैं, जैसे पालक वगैरह में होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, भाई आयरन की कमी हुई है, आयरन का सप्लीमेंट दे देंगे। ओरल फॉर्मुलेशंस आयरन के कंबाइंड विथ आयरन एस्कॉर्बिक एसिड, यानी आयरन का जब भी होता है, जैसे आपके बहुत सारे क्या कहते हैं डेक्सोरेंज सिरप वगैरह आता है, या फिर बहुत सारे हेमेटेनिक एजेंट्स होते हैं जो ओरल फॉर्मुलेशन, फेरस फ्यूमरेट होता है ना, ये सब चीज़ें होती है, तो वो ओरल फॉर्मुलेशन में देते हैं विटामिन C के साथ, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। या तो फिर आयरन सप्लीमेंट का IV इन्फ्यूजन ड्रिप के माध्यम से चढ़ा देते हैं, है ना। ये इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन के जवाब को दीजिए, फिर मैं समझूं कि हाँ भैया एनीमिया आपने समझ लिया है, तो आगे फिर पढ़ेंगे। चलो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सभी लोग दीजिए। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? जोंडिस है, जोंडाइस है मेरा एक दोस्त था, इसको जोंडाइस पढ़ता था जोंडिस नहीं, जोंडाइस फीवर था, एडिमा है, या फटीगनेस, थकावट। जवाब दो। तो एनीमिया रहता है ना, तो हर समय माथे दुखता है, थकावट होती है, कमजोरी, खास करके। अच्छा, ज़्यादा कॉमन किस में होता है, मेल में या फीमेल में? ज़्यादा कॉमन किस में होता है, मेल में या फीमेल में? आप लोग बताओ। एनीमिया तो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसीज होती हैं, जिससे आयरन की नीड बढ़ जाती है, आयरन की कमी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं फीमेल में। इसीलिए महिलाओं के लिए कुछ हिमेटेनिक सिरप
डेक्सोरेंज के कैप्सूल, या फिर कुछ सिरप वगैरह भी बहुत सारे हिमेटेनिक सिरप्स आते हैं, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, किशन सैनी जी थोड़ा सा वेट करना होगा, जस्ट कीप पेशेंस। आपका बुक डिस्पैच कर दिया गया होगा, लेकिन अब इंडियन पोस्ट वाले जब तक पहुंचा दे तब तक पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए। व्हाट इज द, इसीलिए मैं अभी किसी को बुक ऑर्डर करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम सर पे है तो दिक्कत होगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 इंजेक्शंस, आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या हो जाएगा भाई? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं वो विटामिन B12 का इंजेक्शन नहीं, आयरन सप्लीमेंट्स या फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो फॉलिक एसिड और आयरन सप्लीमेंट मेगालोब्लास्टिक में देते हैं, बल्कि यहाँ विटामिन B12 के आयरन सप्लीमेंट्स यहाँ लेंगे, क्योंकि आयरन की कमी हुई है। आंसर बी। नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C टू ओरल आयरन थेरेपी इज प्रीमियरली टू। बताओ भाई, जब ओरल आयरन थेरेपी यानी ओरल रूट से ओरल फॉर्मुलेशंस देते हैं आयरन के सप्लीमेंट, तो फिर विटामिन C वो ऐड किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड को। वाई? रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, इनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन या प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखना ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है विटामिन C। अच्छा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है? देखना, जब भी कैल्शियम की गोली दी जाती है तो उसके साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन D3 है ना, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, याद कर लो। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और आज के क्विज को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? आज के क्विज को कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट नहीं, खेलना। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारा सेंट्रल फार्मेसी पे डेली मेडिसिन क्विज है वो, इसीलिए मैंने उसका कोई कोर्स नाम नहीं, ग्रुप रखा। एक ग्रुप है जिसमें सब बच्चे जुड़े हुए हैं, और डेली आप क्विज खेलोगे, और जरूरी है अभी खेलना, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं। डिट्टो मैच करेंगे वहां से, आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और कुछ नहीं, बस शाम में 20 से 25 मिनट के लिए लाइव रहेंगे डिस्कशन के लिए, और जब भी कभी भी देख लेना, नहीं तो आप क्विज खेल लो बस। कितने लोगों ने 17 में 20, वाओ, 17, 18, 19, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, कभी भी उसमें ये नहीं कि टेस्ट के तरीके नज़रिए से मत देखना, जैसे गांव घर में। अच्छा, कितने लोग बचपन में क्विज खेलना पसंद करते थे? मेरे गांव में, या फिर जो होता है ना क्विज, ऐसा खेलना होता है हर समय, मतलब हर रोज़। जब भी मैं गांव में रहता था ना, तो उस समय पढ़ाई करता था, 10वीं 8वीं तक तो गांव में रहा ही है। तो वहाँ पे एक क्विज ग्रुप चलता था, उसी से इंस्पायर्ड हुआ हूँ मैं। उसमें क्या होता था कि हर रोज़ शाम में 1 घंटा क्रिकेट खेलने के बाद, क्रिकेट खेलते थे, खेलने के बाद 1 घंटा क्विज होता था। और क्विज में क्या होता था, ये सवाल जवाब होता था, ये उससे सवाल किया, वो इससे सवाल किया, और एक सिलेबस दे दिया जाता है कि ये 2 पेज पढ़ के आना है, ऐसा कुछ होता था। तो वही चीज़ हमने सोचा है कि वो पढ़ाई नहीं होती थी, वो गेम टाइप से होता था, जस्ट लाइक दैट। आपको टेस्ट सीरीज नहीं सोचना है, उसको क्विज सोचना है, क्विज खेलना। कैसे मोबाइल में फ्री फायर खेलते हो, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे आपको क्विज खेलना है। एंड अगर आप 20 में से 15 सही कर लेते हो, 10 सही कर लेते हो, तो अपने आप भाई समझ लो बहुत बढ़िया है। अभी तो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के बाद मैं उसमें और भी मस्त मस्त क्वेश्चन लाऊंगा, पूरा क्लिनिकल, ब्लड टेस्ट, सब टेस्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, एक्सरे ECG से क्वेश्चन लाऊंगा, और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहूंगा, है ना। सर फ्री फायर कार्टून गेम है। चलो, अब हम लोग 18-20 बहुत बढ़िया खेलेगा फ्री फायर, हम लोग बोलेंगे खेलेगा क्विज क्विज खेलेगा चलो 15 आया है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन हेपेटाइटिस एंड निमोनिया। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स ऑन हेपेटाइटिस और निमोनिया। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है हेपेटाइटिस एंड निमोनिया। पढ़ लें हेपेटाइटिस और निमोनिया। हाँ चलो, हेपेटाइटिस के क्वेश्चंस का आंसर पहले हटाया है कि नहीं मुझे देखने दो यार। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है सर? इसमें हेपेटाइटिस में लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बस कम से कम 15 मिनट अभी और पढ़ाई होगी भाई मिनिमम। बस क्वेश्चन को हटाने दो, थोड़ा क्वेश्चन हटाना मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया। निमोनिया, चलो बस हेपेटाइटिस और निमोनिया अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई। चलो
फटाफट से आप सभी लोग बताना है। हेपेटाइटिस बताओ वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? तो वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, राइट। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है, वायरल। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 में अभी हम लोग हेपेटाइटिस पढ़ने वाले हैं। ये एक वायरल डिजीज है। अरे ये टी शर्ट थोड़ा सा टाइट होता है, पता नहीं क्यों, है ना। चलो, हेपेटाइटिस की मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है हेपेटाइटिस सर? तो देखो भाई, हेपेटाइटिस में नाम ही आइटिस वर्ड लगे तो इन्फ्लामेशन है। हेपेटिक मतलब होता है लीवर। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। इट इज कॉमनली चलो इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में दिल बनाओ। फिर मैं स्टार्ट करूंगा, पहले कमेंट में दिल बनाओ, ऐसे नहीं होगा। क्विज सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर मिलता है, इसीलिए मैंने उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म ही बना दिया ताकि आपकी पढ़ाई में वो बाधा ना बने। चलो भाई, तो चैट ऑफ करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं। हेपेटाइटिस समझते हैं, ठीक है। क्या होता है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इट कॉमनली द रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। मेनली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट हेपेटाइटिस होता है लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से कम में ही दवा ववा कराने से ठीक हो जाता है। और एक क्रोनिक होता है मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा, साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है, तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गए। हेपेटाइटिस में यकृत का सूजन होना सामान्यतः वायरल संक्रमण के कारण होते हैं। दो प्रकार, एक्यूट जो कि 6 महीने के कम अवधि का होता है, क्रोनिक जो 6 महीने से अधिक अवधि का होता है। अब इसमें वायरल हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस सिंपली मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस का मतलब सिंपली है कि लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज कॉज्ड बाय सर्टेन वायरसेस, जो कि कुछ वायरस की वजह से होता है। डिपेंडिंग ऑन द वायरस, वायरस के ऊपर डिपेंड करने के आधार पर इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। कैसा वायरस अटैक किया उसके आधार पर ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस मेनली दैट कैन अफेक्ट द इन्फेक्शन। यानी मेनली 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस हैं जो कि आपके लीवर को अफेक्ट करते हैं। यानी हेपेटाइटिस एक का सरल अर्थ है यकृत यानी लीवर में सूजन, जो कुछ विशेष वायरस के कारण होती है। वायरस के प्रकार के अनुसार एक्यूट या क्रोनिक हो सकती है। मुख्य रूप से हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार होते हैं जो संक्रमण का कारण बनते हैं। पहला हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, फिर हेपेटाइटिस डी है, फिर हेपेटाइटिस ई है। क्या होता है ABCD? तो देखो भाई, आपको मैं बता देता हूं कि जो हेपेटाइटिस ए एंड ई, ए और ई एक जैसा है, गंदा खाना, गंदा पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, होता है। बी और सी, बी एंड सी एक जैसा है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। बाकी जो हेपेटाइटिस डी है वो अलग है। देखो हेपेटाइटिस ए क्या है? इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसको हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदा खाना, गंदा पानी को के द्वारा ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ए एक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए पढ़े हैं, हेपेटाइटिस ई देखो लिखा है, इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। वायरस का नाम है ABCD, ठीक है, कुछ नहीं मिला तो ABCD के नाम है। 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये नॉर्मली गंदा खाना और गंदा पानी पीने से होता है, सिमिलर है। दैट मीन्स इट स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना, गंदा पानी, ठीक है। फिर होता है हेपेटाइटिस बी, इट इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। इट मेनली स्प्रेड्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब वही ब्लड आप में ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, आप में चढ़ा दिया गया, तो आपको भी हो जाएंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स, यस, अगर जो कोई हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के साथ संबंध बनते हैं, है ना, सेक्सुअली, तो फिर आपको फैल सकता है। फ्रॉम मदर टू फीटस, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में भी आ सकता है, आएगा ही। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मेन है यही, हेपेटाइटिस बी ही। देखो कैसे कैसे फैलता है, हाउ कैन समवन गेट हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे हो सकता है। डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से हो सकता है, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल फ्लूइड्स, सेक्सुअल फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट से हो सकता है।
जो कि अनप्रोटेक्टेड हो, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, रिस्क इज ड्यूरिंग एनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, है ना। माँ से छोटे बच्चों में हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, या फिर कुछ ऐसे टैटूज, पियर्सिंग या बार्बर्स के पास से जो अस्तूरा वगैरह होता है, टैटूज के लिए जो मशीन होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसलिए ऑलवेज याद रखना, ब्लड वगैरह चेंज करवा लिया कर, सॉरी ब्लेड चेंज करवा लेना। नीडल शेयर करने की वजह से हो सकता है, मान लो कि कोई हेपेटाइटिस पेशेंट है, उसमें आपने नीडल लगाया, वही नीडल आप में यूज़ हो गया तो हो सकता है। जो भी रेजर वगैरह हाउस होल्ड चीज़ें हैं उससे हो सकता है। एंड फिर अनस्टेराइल हेल्थ केयर प्रैक्टिस है उसके कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब कारण है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। कह रहा है इट इज सम हाउ सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी। मैंने बताया ए एंड ई एक जैसा है, बी एंड सी एक जैसा है, ठीक है। हाँ, बट दिस मेजर रूट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेपेटाइटिस सी का मुख्य रूट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। जबकि हेपेटाइटिस डी क्या है सर? इट इज नोन एज डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस। ये डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहलाता है। फॉर इट्स ऑकरेंस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस इन प्रायर। यानी ये इन्फेक्शन है, यानी हेपेटाइटिस डी किसी को भी तभी होगा जब पहले से ही उसको हेपेटाइटिस का कोई ना कोई हेपेटाइटिस पहले से है, तभी होता है, ठीक है। यानी ABCD आप समझ गए। हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, करेक्ट। एंड हेपेटाइटिस बी को, इसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस सी जो आपका सिमिलर टू विटामिन हेपेटाइटिस बी के समान दिखता है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूट से फैलता है ये भी। एंड ये है सीरम हेपेटाइटिस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मदर टू चाइल्ड, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ये सब से होता है। हेपेटाइटिस डी डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस है, पहले से ही प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस प्रायर, मतलब पहले से ही किसी को है तो हो सकता है। हेपेटाइटिस ई सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, ठीक है। फिर कुछ होते हैं अल्कोहलिक, जो कि वायरल हेपेटाइटिस नहीं है। अल्कोहल, ज़्यादा शराब पीने से होता है लीवर खराब, लीवर में सूजन हो गया, फैटी लीवर हो गया ज़्यादा, कॉज ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, है ना। तो ये भी एक कारण है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन इन द लीवर दैट ऑकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक्स द लीवर। जब इम्यून सिस्टम आपके लीवर पर अटैक करता है तो उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। ईटियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस, क्या क्या मतलब मुख्य कारण है हेपेटाइटिस होने के? तो जैसे वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई आर द मोस्ट कॉमन कॉज, यानी हेपेटाइटिस होने का ज़्यादातर कारण यही है, यही कुछ वायरसेस हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, है ना। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करना, कैन कॉज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इसकी वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। सर्टेन ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स में डैमेज द लीवर, कुछ ड्रग्स और टॉक्सिन्स हैं जो आपके लीवर को डैमेज करता है एंड लीड टू हेपेटाइटिस, जिससे हेपेटाइटिस हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कैन कॉज बॉडी टू अटैक लीवर सेल्स, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो बॉडी को अटैक करते हैं लीवर सेल्स के ऊपर, उसकी वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ऑल्सो कंट्रीब्यूट हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि हेपेटाइटिस को कहीं ना कहीं हो सकते हैं इसके कारण से भी। जैसे इसके पैथोजेनेसिस को मैं देखूं तो क्या होता है, कोई भी रिस्क फैक्टर, अल्कोहल, टॉक्सिन, वायरस, पैथोजन, किसी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें हेपेटोसाइट डैमेज द सेलुलर फंक्शन, यानी जो भी हेपेटोसाइट है हम डिक्रीजेज सेलुलर फंक्शन, यानी अगर किसी प्रकार का फैक्टर हुआ, लीवर में सूजन हुई, तो उस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो हिपैटोसाइट्स हैं, लीवर की कोशिकाओं को हिपैटोसाइट कहते हैं, उसमें जो सेलुलर फंक्शन है उसकी सेलुलर फंक्शन की डिक्रीज हो जाती हैं। डिक्रीज मेटाबॉलिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, यानी लीवर का मेन काम मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन है, वो सब कम हो जाता है, जिससे लीवर का साइज भी बढ़ जाता है और कफार सेल बढ़ जाते हैं, जिससे लीवर में सूजन, इन्फ्लामेशन होती है एंड फिर दिखने में दिक्कत होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है, बिलिरियम लेवल, जॉन्डिस, डार्क यूरिन इन स्टूल, ये सब देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, यहाँ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। काउंसलिंग अबाउट रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रांसमिशन, यस, रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रांसमिशन जो होता है उसकी वजह से। फिजिकल एक्सरसाइज, क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अडॉप्टिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये कुछ हैं जो कि आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में आते हैं। जैसे भाई फिजिकल एक्सरसाइज करना, अल्कोहल और शराब वगैरह छोड़ देना, हेल्दी खाना खाना, एंड जो भी ट्रांसमिशन वगैरह होते हैं, ब्लड ट्रांसमिशन वगैरह या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पहले, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ताकि उससे परहेज हो। ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस मेनली फार्माकोलॉजिकल में कौन कौन सा ट्रीटमेंट, यहाँ चूंकि वायरल डिजीज है तो हम एंटीवायरल ड्रग यूज़ करते हैं। एंड एंटीवायरल ड्रग को पहचानने का तरीका है कि उसमें लास्ट में वीर या तो उडिन वर्ड लगा होता है, या तो उडिन वर्ड या तो वीर वर्ड, जैसे एंटेकावीर, टीनोफोबिर, लेमियोडिन, एडिनोफोबिर, रिबाविरिन, एसाइक्लोविर, है ना, टेल्मियोडिन, ये सब आपके हेपेटाइटिस के ही जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी इज मेजर, सबसे ज़्यादा
कॉमन मतलब यही देखने को दिक्कत मिलती है। यहाँ पर हम लोग एंटीवायरल मेडिकेशंस में जैसे एंटेकावीर, एंटीनोफोबिर यूज़ करते हैं। दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग हैं दैट इनहिबिट्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। यानी ये जो आपके एंटेकावीर या टीनोफोबिर हैं, एंटीवायरल मेडिसिन हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके हेपेटाइटिस बी वायरस का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू सप्रेस वायरल रेप्लिकेशन, जिससे वो वायरल रेप्लिकेशन सप्रेस हो जाता है। इंटरफेरॉन अल्फा, INF अल्फा, इट इज़ एन इम्यूनोमोड्यूलेटरी मेडिकेशंस, ये एक इम्यूनोमोड्यूलेटरी मेडिकेशन है दैट कैन बी यूज्ड इन सर्टेन केसेस, ये भी यूज होते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स, फटीगनेस, डिप्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर मैं आप लोगों के आंसर्स को क्या कहते हैं इसमें देखता हूं कि हाँ भैया आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का कौन सा फॉलोइंग कारण है, बताओ। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हेपेटाइटिस ए, तो हेपेटाइटिस ए वायरस वही है, हेपेटाइटिस ए वायरस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, तो भैया क्या कहते हैं, फीकल ओरल रूट, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ब्लड बॉर्न, क्या कहते हैं, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, यानी खूनों का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है ना, उसकी वजह से हो सकता है ना। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा हुआ था डिस्टर्ब, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका आपका सेक्सुअल कांटेक्ट है। हेपेटाइटिस बी का सेक्सुअल कांटेक्ट है, हेपेटाइटिस सी का आपका होता है ये ब्लड बॉर्न ट्रांसफ्यूजन, है ना, ट्रांसमिशन। सेक्सुअल कांटेक्ट ज़्यादा कॉमन है, आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, बताओ भाई। येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, जॉन्डिस होना, सीवियर हेडेक, स्वेलिंग ऑफ द लिम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो येलोइंग ऑफ द स्किन यानी कि जॉन्डिस हो जाना। ठीक है, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फर्स्ट लाइन एंटीवायरल एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फर्स्ट लाइन एंटीवायरल एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। बताओ कौन सा क्या कहते हैं जो कि है फर्स्ट लाइन ड्रग है, एसाइक्लोविर, एंटेकाविर, रिवाविरिन, या फिर टेल्मियोडिन। तो आंसर हो जाएगा एंटेकाविर। देखो, एसाइक्लोविर, एंटेकाविर, ये सब ड्रग होते हैं। तो ये आपके ज़्यादा हेपेटाइटिस बी में एंटेकाविर ज़्यादा कॉमन है, एंटेकाविर। एंटेकाविर इज़ मोस्ट कॉमन, आंसर बी। ठीक है, चलो। तो निमोनिया अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। निमोनिया को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हेपेटाइटिस आपने पढ़ लिया, निमोनिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, और शायद अभी थोड़ा एग्ज़ाम डेट को लेकर के एक नोटिफिकेशन आया है, चलिए हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा। btup.ac.in, उम्मीदता है शायद एग्ज़ाम डेट थोड़ा बहुत आगे बढ़ने वाला है, मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, देखते हैं अभी। देखो क्या लिख रहा है, कृपया उपरोक्त विषय परीक्षांत दिनांक 19 मार्च 2026, रुक जाओ, दिनांक 9/4 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दिनांक 2/4/2026 एवं माध्यम से तृतीय अवगत कराया जाता है कि बैक पेपर मई 2026 परीक्षा संबंधित छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अतः दृष्टिगत अवसर प्रदान किए गए हैं छात्रों को भुक्त हेतु 18/4/2026 19/4 पोर्टल खोला जा रहा है। साथ ही संस्था द्वारा एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाने की तो इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हाँ फॉर्म भराने की डेट के आगे बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन है, बट पता नहीं, देखिए क्या होता है। ठीक है,
स्टूडेंट लॉगिन के संबंध में है, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट देखिए, कहीं अगर एग्ज़ाम डेट भी थोड़ा बहुत बढ़े तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। सर लाइन वाली कॉपी कैसे लिखेनी है, एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़े? नहीं, छोड़ना नहीं है पॉइंट, हाँ छोड़ना है, कुछ एक आध पैराग्राफ छोड़ना है, लेकिन हर लाइन के बीच एक एक लाइन छोड़ना वो नहीं है, बचपन वाला काम यहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से यहाँ पर हो गया। ऐसा एग्ज़ाम डेट को मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया था मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा आपके सामने वेबसाइट पे चेक कर ले। एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो। ओके, थैंक यू।